हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने साझेदारी के पुनर्गठन और साझेदारी के प्रवेश के कुछ सवालों को नहीं कराया है, तो आज हम उन सवालों को हल कराकर उस इकाई को पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके 9वें सवाल, 8वें सवाल और चौथे सवाल सभी सवालों को हल करा चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 जो है, ए और बी समान साझेदार है। सी को 1/4 हिस्सा देकर फर्म में नया साझेदार बनाया गया। सी द्वारा ख्याति का धन न लाने पर फर्म ने 16,000 रुपये से ख्याति का मूल्यांकन किया। ख्याति के उपचार हेतु जनरल के लेखे कीजिए। केवल जनरल प्रविष्टि पूछा है, तो इसमें किसी प्रकार का सवाल नहीं है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस सवाल में जो ख्याति दी गई है 16,000 रुपये, वो कुल ख्याति दी गई है। कुल ख्याति जो है वो दी गई है 16,000 रुपये, और नया जो साझेदार है वो 1/4 हिस्से के लिए है। तो 1/4 का 16,000 रुपये से निकाला जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौ 16। तो ये जो 4,000 रुपये ख्याति है, ये जो नया साझेदार आया है सी द्वारा फर्म में प्रवेश के लिए लाई जाती है। तो इसके ऊपर से हमें जर्नल प्रविष्टि करना है। ये 4,000 रुपये जो ख्याति के आए हैं उसकी प्रविष्टि इस जर्नल पर की जाएगी। जर्नल प्रविष्टि मतलब थोड़ा सा क्या है कि दिनांक, विवरण, खाता प्रश्न, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम, ये दैनिक पंजी के कॉलम होते हैं। इसमें हमें जर्नल प्रविष्टियाँ बनानी है। तो सबसे पहले हमें एंट्री आएगी ख्याति, खाता, डेबिट, ख्याति, प्रीमियम खाते से। तो यहाँ पर जो प्रविष्टि आएगी वो 4,000 रुपये की होगी, और यहाँ पे भी 4,000 रुपये। इसके नीचे थोड़ा सा टीप अर्थात विवरण लिखना पड़ता है कि ख्याति की राशि को खरीदने पर, ख्याति की राशि का लेखा करने पर, सीधा ये रहेगा कि ख्याति की राशि का लेखा करने पर। ये एक प्रविष्टि हो गई। उसके बाद हमारी सेकंड प्रविष्टि होगी ख्याति खाता, डेबिट, और जिन साझेदारों को राशि प्राप्त होती है उनके खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर ए के पूंजी खाते से और बी के पूंजी खाते से। ये जो नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है वो दोनों साझेदारों को, जिसमें बराबर का अनुपात है, तो बराबर बांटी जाएगी। अर्थात 2,000 रुपये ए को मिलेंगे और 2,000 रुपये बी को मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट है वो 4,000 रुपये वो डेबिट पक्ष में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख्याति की राशि का साझेदारों में बंटवारा करने पर, ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 13वां सवाल है, ए और बी लाभ को 5-4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। ए और बी भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी का जो अनुपात है, ए
बी। ये अनुपात है 5 का अनुपात 4 का, अर्थात 5 और 4 9, तो 5/9 और 4/9 ये हमारा बी का हो गया और ए का हो गया। इसके बाद सी का जो है, सी को नए साझेदार के रूप में हिस्सा दे रहे हैं, तो वो 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बना हुआ है। तो हम पूरे हिस्से में से नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे तिर्यक गुणा टाइप में करते हैं। 5 1 कम 5 माइनस ये 1 का 1 बटे में एलसीएम जो आया वो 5 का 5, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा 4/5, ये शेष बचा। अर्थात 1/5 हिस्सा सी को देने के बाद जो हिस्सा बचा वो 4/5 हिस्सा शेष बचा, जो कि ए और बी को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ का हिस्सा या ए का हिस्सा। तो ए का जो हिस्सा आएगा वो 4/5 का, उसका क्या अनुपात 5/9 है, तो 5/9। तो यहाँ आएगा 5 चौक 20 और यहाँ आएगा 5 नम 45, ये ए को हिस्सा प्राप्त होगा। इसके बाद बी का जो हिस्सा है अर्थात बा का हिस्सा, वो कितना आएगा 4/5, जो शेष बचा है वो कितना 4/5, उसका क्या अनुपात है 4/9। तो यहाँ आएगा 4 चौक 16 और 5 नम 45। तो यहाँ पर गुणे में जो संख्या आती है वो डायरेक्ट गुणा कर दी जाती है, नीचे की नीचे से और ऊपर की ऊपर से। इसके बाद सा का जो भाग आएगा, सा का हिस्सा वो है हमारे पास 1/5। तो जब इनका 1/5, तो इनके जो हर आए हैं अंश और हर कितना 45 है, 45 है, तो इसको भी ऐसा काटना होगा कि वो काटने के बाद 45 ही दिखे। तो हम इसे इसी संख्या से भाग देंगे, तो 9/45, तो 9 1 कम 9 और 9 पंचे 45, या तो 1/5 का हो या 9/45 का हो, बात एक सी रहेगी। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 20:16:9, ये हमारे 13वें सवाल का आंसर है। इसके बाद हम अगले प्रश्न जो अंतिम सवाल है उसकी ओर चलते हैं। तो अमर एवं बसंत एक फर्म में 3-2 के अनुपात में साझेदार है। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्न प्रकार था। यहाँ पर लेनदार दिए 30,000, देय बिल दिया 6,820, पूंजी दी है भवन, मशीन, फर्नीचर। इसका जो अगला प्रश्न पे आधा सवाल है, तो अमर है, बसंत है, अमर की पूंजी 50,000 और बसंत की 18,000, इस प्रकार टोटल 68। स्टॉक दिया हुआ है, देनदार दिए हुए, आयोजन दिया, विनियोग दिया और रोकड़ दी। उसके बाद उन्होंने सारंग को 1 जनवरी 2019 को निम्न शर्तों पर नया साझेदार बनाया। सारंग को लाभ का 2/7 भाग प्राप्त होगा। पूंजी के 12,000 तथा ख्याति प्रीमियम के 9,600 रुपये लाएगा। दोनों राशियाँ फर्म में रहेगी। भवन का मूल्य 30,000, मशीन का मूल्य 8,000 और स्टॉक का मूल्य 22,500 रखा जाए। चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 था, ये विनियोग अमर ने ले लिया। डूबत ऋण आयोजन 2,000 से कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर केवल और केवल बोला गया है पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, तो इसमें पूंजी खाता भी बनाने को नहीं बोला गया, तो हम इसमें सिर्फ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी संपत्तियों में कमी आती है वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और दायित्वों में जो वृद्धि होती है वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और संपत्तियों में जो भी वृद्धि होती है वो क्रेडिट साइड में आते हैं, और दायित्वों में जो कमी आती है वो भी क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा स्टूडेंटों को। कोई पुनर्मूल्यांकन खाते में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें जो है पुनर्मूल्यांकन खाते में 4 कॉलम होते हैं, विवरण राशि, विवरण राशि। तो ये क्रेडिट पक्ष, ये डेबिट पक्ष। तो इसमें जो संपत्तियों में कमी और वृद्धि होती है केवल उसी का लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है भवन का मूल्य 30,000 रुपये, मशीन का मूल्य 8,000 और स्टॉक का मूल्य 22,500 रुपये रखा जाएगा। मतलब पहले भवन का मूल्य कितना था, तो यहाँ हम चिट्ठे के अंदर देखेंगे तो भवन का मूल्य पहले 20,000 था, बाद में उसका जो मूल्य हो गया है वो 30,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर हमें जो संपत्ति में वृद्धि होगी वो हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो भवन में कितनी वृद्धि हुई है 10,000 रुपये की, तो वो क्रेडिट पक्ष में आएगी। मशीन का मूल्य 8,000 रुपये, पहले मशीन का मूल्य कितना था ये देखना बहुत ज़रूरी है।
तो पहले मशीन का जो मूल्य था वो 9,000 का था और बाद में जो है वो 8,000 हो गया, मतलब 1,000 की कमी आ गई। तो यहाँ पर मशीन में 1,000 की जो कमी आई है वो डेबिट साइड में आ जाएगी। उसके बाद स्टॉक का मूल्य 22,500 रुपये रखा जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक का जो मूल्य है वो 22,500 और पहले क्या था, पहले जो था स्टॉक का मूल्य, स्टॉक पहले 25,000 का था, बाद में 22,500 का हो गया, अर्थात इसमें भी स्टॉक में 2,500 रुपये 2,500 रुपये की कमी आई। उसके बाद अंतिम में जो है चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 रुपये था। पहले विनियोग कितने का था, चिट्ठे के अंदर वाला पुराना होता है, ये ध्यान रखना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहले विनियोग 8,500 का था, अब विनियोग हो गया है 6,400 का, मतलब 2,100 रुपये की कमी आई है। तो विनियोग में जो है 2,100 रुपये की कमी को हम इधर लिखेंगे। इसके बाद आखिरी जो एंट्री है, डूबत ऋण आयोजन 2,000 से कम कर दिए गए। तो डूबत ऋण आयोजन जो है, पहले पैसा डूब कितना रहता, आयोजन जो देनदार के नीचे रहता है वो डूबत ऋण आयोजन होता है। पहले 8,000 रुपये डूब रहा था, अब 2,000 डूब रहा है, मतलब 2,000 कम कर दिया जाए, अब 6,000 डूब रहा है। तो 2,000 जो है वो हमारे वृद्धि की ओर लिखेंगे, क्योंकि डूबत ऋण में जो पैसे बच रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिट रहता है। तो वही उसकी जो प्रविष्टि है, दायित्वों में जो कमी आती है उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो यहाँ का जब हम योग लगाएंगे तो यहाँ का योग आएगा 12,000 रुपये और यहाँ का जो योग आएगा 2 और 2 4 और 1 5 5,600 रुपये। ये घटा देंगे तो लाभ हुआ और लाभ को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, नए साझेदार को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर तो जो राशि घटने के बाद आएगी वो लाभ कहलाएगा। तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 11 में 5 गया तो 6,400 और इनका अनुपात दिया गया है। प्रश्न में अनुपात दिया गया है कि 3-2 के अनुपात में अमर और बसंत साझेदार है। तो 3 और 2 मतलब 3, अर्थात 3 और 2 5, तो 5 का भाग देकर 1 भाग की कीमत निकालेंगे। तो 5 1 कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 4, उठाएंगे 15 40, 1,280 रुपये का 1 भाग। तो अनिल का जो भाग है वो 3 है, तो 1,280 गुणित 3 और बसंत का जो अनुपात है वो 1,280 गुणित 2। तो इस प्रकार से हमारा जो योग आएगा 3 0 0 3 8 24 और 12 3 36 और 2 3,840 और यहाँ का जो योग आएगा 2 0 0 2 8 16 और 12 दूनी 24 और 1 25 2,560 और इस प्रकार से दोनों तक पक्षों का योग 12,000 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुनर्मूल्यांकन खाता समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि समझने में कहीं कठिनाई जा रही है तो हमें कमेंट कर बताएं, हम उसे फिर से एक बार समझा देंगे। मिलते हैं अगले इकाई पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।